ओके, दिस इज़ आवर सेकंड ऑब्जेक्टिव। पहला जो आज का ऑब्जेक्टिव था वो बेटा कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर हम लोगों ने ग्रुप अकाउंट्स को डिफ़ाइन किया, कुछ डेफिनेशंस हमारे सामने आई, ग्रुप कैसे बनता है, और इसको जो है वो हमने क्लासीफाई किया कि एक कंपनी जब दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है तो वो इन्वेस्टमेंट को तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो है वो सब्सिडरी, अगर 50% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, 20 से 50 के दरमियान है तो वो एक एसोसिएट है, और अगर उससे कम है तो वो एक सिंपल इन्वेस्टमेंट के तौर पे कंसिडर की जाएगी। और तीनों को अलग अलग स्टैंडर्ड जो है वो गाइड कर रहे हैं। सब्सिडरी को IS 27, एसोसिएट्स में जो इन्वेस्टमेंट है उसको IS 28, और जो सिंपल इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ रेलिवेंट टू IS 39। तो इसके ऊपर हमने आज जो है वो बात कर ली है। अब जो है हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ ऑन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27, कंसोलिडेटेड एंड सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सबसे पहले जो IS 7 की बेटा रिक्वायरमेंट है, IS 7 रिक्वायर्स अ पेरेंट टू प्रेजेंट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि ये इसलिए रिक्वायरमेंट है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो सारी कंपनीज बनाएंगी, लेकिन यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या जो इन्वेस्टर है उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, पूरे ग्रुप की इन्फॉर्मेशन भी चाहिए। तो इसके लिए कंसोलिडेशन, या हम ग्रुप भी कह सकते हैं या सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी भी कह सकते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि तमाम सब्सिडरीज़ की कंसोलिडेशन होती है, चाहे वो डोमेस्टिक हैं या वो फॉरेन सब्सिडरीज़ है। ऑल्दो देर आर डिफ़िकल्टीज, चैलेंजेस, देर आर प्रॉब्लम्स इन कंसोलिडेशन प्रोसेस। बाहर की जो फाइनेंशियल सब्सिडरीज़ हैं उनकी समटाइम्स जो है वो क्लोजिंग डेट्स डिफरेंट होती हैं, समटाइम्स उनके अंदर और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, या आप कह सकते हैं कि जो आपकी फॉरेन सब्सिडरीज़ हैं उनकी करेंसी जो डिनोमिनेशन है वो डिफरेंट है। लाइक अगर सऊदी अरब की सब्सिडरीज़ है तो उसकी फाइनेंशियल्स जो हैं वो रियाल में आ रहे होंगे। पाकिस्तान की जो पेरेंट है वो रुपीज़ में अपने अकाउंट्स जो है वो बना रही हैं, तो वो एक्सचेंज रेट से उनको कन्वर्ट करना, नो डाउट इट विल हैव सम कॉम्प्लेक्स वर्किंग, बट द रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्टैंडर्ड इज़ दैट कि आपने तमाम सब्सिडरीज़ या तमाम जितनी भी सब्सिडरीज़ हैं, वेदर दीज आर फ्राम ये डोमेस्टिक लेवल की सब्सिडरीज़ हैं या वो फॉरेन सब्सिडरीज़ हैं, इन सारों को आपने कंबाइन जो है वो कंसोलिडेट करना है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ 27 IS 27। Okay, now we have the exemption from preparing group accounts। वो कंपनीज जो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड जिनके ऊपर लाजम नहीं है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो कंसोलिडेटेड जो जनरेट करें, उनमें सबसे पहले द पेरेंट is itself a wholly owned subsidiary, or it is a partially owned subsidiary of another entity, and its other owners, including those not otherwise entitled to vote, have been informed about and do not object to the parent not presenting consolidated financial statement। अच्छा, अगर आपने किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपकी कंपनी ने, तो वो तो एज ए पेरेंट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी। लेकिन अगर आपकी कंपनी ऑलरेडी किसी और कंपनी की सब्सिडरी है, वेदर इट्स अ फुली ओन्ड सब्सिडरी और इट्स अ पार्शियली ओन्ड सब्सिडरी, फुली ओन्ड से मुराद है क्या आया इस पर 100% इन्वेस्टमेंट है या पार्शियल ओनरशिप है, 50% से ज़्यादा है, तो आपने आप एग्जम्प्ट हैं, यू डोंट नीड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्यों? इसकी रीज़न ये है कि आपको जो कंपनी ओन कर रही है वो ग्रुप अकाउंट्स बनाएगी, वो पेरेंट के तौर पे सारी एंटिटी की कंबाइन रिजल्ट जो है वो डिस्क्लोज करेगी। सेकेंड वन इज़ इट्स सिक्योरिटीज़ आर नॉट पब्लिकली ट्रेडेड। तो अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो उसके ऊपर जो है वो
रिक्वायरमेंट नहीं है, पब्लिक कंपनीज़ के लिए रिक्वायरमेंट है। इट इज़ नॉट इन द प्रोसेस ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज़ इन पब्लिक सिक्योरिटी मार्केट। तो वो अगर वो सिक्योरिटी मार्केट में अपने जो है वो उसके शेयर ट्रेड नहीं हो रहे, मतलब वो लिस्टेड कंपनी नहीं है, तो फिर भी उसके लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो एक अपनी ग्रुप अकाउंट्स को प्रोड्यूस करे। तो दीज आर द कंडीशंस, या आप कह सकते हैं कि ऐसी कंपनीज जो हैं वो ग्रुप अकाउंट्स या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाएंगी। याद रहे, दो वर्ड्स जो हैं वो इंटरचेंजेबल हैं, या ग्रुप अकाउंट्स या इसको आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कह सकते हैं। तो दोनों आप इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। ओके, दिस इज़ पोटेंशियल वोटिंग राइट्स। एक तो हम बात कर रहे थे कि जब आपके पास वोटिंग राइट्स आ जाते हैं तब यू हैव दी कंट्रोल ओवर द अदर कंपनी। अब पोटेंशियल वोटिंग राइट्स क्या हैं? समटाइम ऐसा भी होता है कि इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट वी विल हैव द वोटिंग राइट्स। अब वो एक्सपेक्टेड कैसे हो सकता है कि अगर लेट सपोज मैंने किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं तो वो कन्वर्टेबल हैं और इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वो कन्वर्ट हो जाएंगे और ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट होंगे। याद रहे कि वोटिंग राइट्स ऑर्डिनरी शेयर खरीदने से आता है। तो फिर भी जो है वो उसके बारे में स्टैंडर्ड की क्या गाइडलाइन है, उसकी असेसमेंट कैसे करनी है। इन असेसिंग वेदर पोटेंशियल वोटिंग राइट्स give rise to control, the entity examines all the facts and circumstances that affect the rights, accept the intention of management and the financial ability to exercise the right over or to convert them into equity shares। सिर्फ ये नहीं देखना कि जो कंपनी जिसके पास अपना इस राइट को एक्सरसाइज करने की फाइनेंशियल एबिलिटी या इंटेंशन मौजूद है, इसके अलावा सरकमस्टांसिस का भी जायज़ा लेना है। उसको ये सारा जायज़ा लेने के बाद जो है वो डिसाइड किया जाएगा कि क्या पोटेंशियल वोटिंग राइट मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद है तो फिर बेटा वो सारी गाइडलाइन अप्लाई होंगी जो इस स्टैंडर्ड की जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ये हम कह सकते हैं कि IAS 27 के स्कोप के अंदर वो बात आ जाएगी कि व्हेन यू विल हैव अ पोटेंशियल वोटिंग राइट ओवर द अदर कंपनी। तो वो सिर्फ आपकी फाइनेंशियल एबिलिटी या इंटेंशन से नहीं बल्कि तमाम जो फैक्ट्स हैं उनको देखते हुए भी डिसाइड किया जाएगा। ओके, नाउ वी हैव the slides containing exclusion of a subsidiary from consolidation। बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सब्सिडरीज जो है वो कंसोलिडेशन से एक्सक्लूड भी हो सकती हैं। बेटा समटाइम मैनेजमेंट इंटेंशनली ऐसा करना चाहती है। स्टैंडर्ड की बड़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है एक्सक्लूजन क्राइटेरिया के ऊपर। ये पहले कभी नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब इसके अंदर बड़ी अमेंडमेंट्स की गई हैं और फाइनल जो डिसीजन है वो इस बेस पे लिया गया है जो एंड पे आपको ये बोल्ड में नज़र आ रहा है। द कंट्रोल मस्ट एक्चुअली बी लॉस्ट फॉर एक्सक्लूजन टू अकर। किसी भी सब्सिडरी को कंसोलिडेशन से एक्सक्लूड करने के लिए सिर्फ ये क्राइटेरिया है कि अगर कंट्रोल लॉस्ट हो जाता है पेरेंट का सब्सिडरी के ऊपर से, अगर तक कंट्रोल रहता है तब आप उसको ग्रुप अकाउंट्स में से नहीं स्किप कर सकते। अब ये क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों किया जाता है, कंपनीज को क्यों ग्रुप अकाउंट्स में से जो है वो एक्सक्लूड किया जाता है। लेट सपोज मेरी एक सब्सिडरी है, तो काफ़ी सब्सिडरीज हैं, इनमें से एक सब्सिडरी ने बहुत ज़्यादा लोन लिया हुआ है, ओवर इंडेप्टनेस कह सकते हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि एज ए होल मेरे अकाउंट्स डिस्टर्ब ना हो। अगर किसी तरीके से इसको मैं स्किप कर दूँ तो क्या अगर मैं स्किप कर दूं तो मेरी गेयरिंग इंप्रूव हो जाएगी, मेरी डेट रेशियो इंप्रूव हो जाएगी ग्रुप अकाउंट्स में से, क्योंकि हाईली इंडेप्टनेस जो है वो आपकी ओवरऑल ग्रुप अकाउंट्स को इफेक्ट करती है। अगर उसको हम निकाल देंगे तो मेरी गेयरिंग जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। लेकिन इसकी भी एक स्टोरी है। ये अकाउंट्स की मैनिपुलेशन शुरू में जो चलती थी, लेकिन अब स्टैंडर्ड ने इसके ऊपर बड़ा स्ट्रिक्टनेस लगा दी है। जैसा कि आप देख सकते हैं IAS 27 डिड ओरिजिनली अलाउ अ सब्सिडरी टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कंसोलिडेशन वेयर
कंट्रोल इज़ इंटेंडेड टू बी टेम्परेरी। जब इंटेंशंस आप शो कर दें कि नहीं मैंने तो परमानेंट कंट्रोल नहीं रखना इस कंपनी के ऊपर, दिस इज़ टेम्परेरी, तो आप उस सब्सिडरी को एक्सक्लूड कर सकते हैं ग्रुप अकाउंट में से। अब इस बेस के ऊपर अकाउंट्स को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया गया। जस्ट ये डिस्क्लोज कर दिया जाता कि वी हैव द इंटेंशन दैट इज़ टेम्परेरी, तो उस जो सब्सिडरी लॉस में जा रही होती या जिसमें मसाइल होते उसको अपने ओवरऑल सारी ग्रुप अकाउंट में से स्किप कर दिया जाता। बस दिस एक्सक्लूजन वाज देन रिमूव्ड बाय IFRS 5। तो इस एक्सक्लूजन को एक IFRS 5 ने रिमूव कर दिया कि ये ठीक नहीं है, इससे मैनिपुलेशंस जो हैं वो ज़्यादा की जा रही हैं। देन it has been argued in the past that subsidiaries should be excluded from the consolidation on the grounds of dissimilar activities। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। फिर ऐसा भी हुआ कि इस बेस पे भी सब्सिडरीज़ को एक्सक्लूड कर दिया जाने लगा कि इस फलां सब्सिडरी के ऑपरेशंस पेरेंट के ऑपरेशन से बहुत डिफरेंट है, तो इस बेस पे भी उसको एक्सक्लूड कर दिया जाने लगा, जिस पे स्टैंडर्ड ने गाइडलाइन दी कि दिस इज़ नॉट अ फेयर प्रैक्टिस। अगर एक पेरेंट की ऑपरेशंस और तरह के हैं, वो जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रही है, जिस सब्सिडरी में, उसके ऑपरेशंस टोटली डिफरेंट हैं, तो ग्रुप अकाउंट्स में आप उसको मज़ीद एलेबोरेट कर दें लेकिन उसको स्किप ना करें। थर्ड वन इज़ द प्रीवियस वर्जन ऑफ IAS 27 परमिटेड एक्सक्लूजन वेयर द सब्सिडरी ऑपरेट्स अंडर सीवियर लॉन्ग टर्म रिस्ट्रिक्शंस। तो वो जो प्रीवियस वर्जन था IAS 27 का, उसमें अगर एक सब्सिडरी के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं तो इससे होगा क्या, इससे सब्सिडरी है जो है वो अपनी पेरेंट को फंड्स ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगी, तो इसको ग्रुप में भी शामिल ना किया जाए क्योंकि वो बेनिफिट नहीं दे रही पेरेंट को। तो इसके ऊपर भी इसको भी चेंज कर दिया गया। तो देखें इस एक्सक्लूजन क्राइटेरिया के ऊपर कितनी ज़्यादा अमेंडमेंट्स आई हैं, इसीलिए क्योंकि इसकी बेस पे जो पुअर परफॉर्मिंग सब्सिडरीज थी उनको स्किप कर दिया जाने लगा। लेकिन स्टैंडर्ड ने बार बार अमेंडमेंट्स करके अब इतना स्ट्रिक्ट इसके ऊपर क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट कर दिया है कि वो कंपनी या वो सब्सिडरी ही स्किप होगी जिसके ऊपर पेरेंट का लॉस जो कंट्रोल जो है वो लॉस्ट हो चुका है। इसके अलावा देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। ओके, इसके अलावा जो IAS 27 ने कंसोलिडेशन और सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए गाइडलाइन दी हैं, उसमें कुछ इश्यूज भी आ जाते हैं, उसको भी डिस्कस किया है। फर्स्ट अनदर इशू इज़ डिफरेंट रिपोर्टिंग डेट्स। देखें अगर मैं पाकिस्तान में अपनी पेरेंट और 2-3 सब्सिडरीज़ को ऑपरेट कर रहा हूँ और 2-3 मेरी सब्सिडरीज़ अदर कंट्रीज़ में मौजूद हैं, हमारा जो क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर है आप कह सकते हैं वो 30 जून है। अब 30 जून पाकिस्तान में तमाम लेट सपोज मेरी एक पेरेंट और 3 सब्सिडरीज़ जो हैं वो सारी 30 जून को उनके अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं, देयर इज़ नो इशू। तमाम के अकाउंट्स जो हैं वो 30 जून को कंसोलिडेट हो जाएंगे और एक ग्रुप अकाउंट बन जाएंगे। लेकिन अगर मेरी एक जो उसे क्या कहते हैं सब्सिडरी किसी दूसरी कंट्री में है जहां क्लोजिंग जो है वो दिसंबर में होती है, तो देन उसके लिए स्टैंडर्ड की जो गाइडलाइन है वो इस तरह से है कि क्लोजिंग डेट के ऊपर आपकी जो सब्सिडरी है जो जिसकी डेट थोड़ी सी डिफरेंट है आपकी बाकी सब्सिडरी से, वो उस क्लोजिंग डेट के ऊपर जो जनरल क्लोजिंग डेट है उसके ऊपर अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करेगी। और अगर ऐसा नहीं है तो उसकी एंड पे जाके एडजस्टमेंट कर ली जाएगी। इसके अलावा यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज़, अब अकाउंटिंग पॉलिसीज़ भी सारों की डिफरेंट होती हैं, तो वहाँ भी एडजस्टमेंट करके उन्हें यूनिफॉर्म किया जाता है, तो फिर आप एक अच्छे ग्रुप अकाउंट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। अनदर इशू इज़ डेट ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, कि वो कौन सी डेट है, कब से हम किसी एक सब्सिडरी को इंक्लूड करेंगे ग्रुप में, कब उसको एक्सक्लूड करेंगे। तो बेटा इंक्लूजन का क्राइटेरिया
जो IAS 27 ने बताया है वो ये है कि जब भी कंट्रोल आ जाएगा पेरेंट के पास, उस डेट से इंक्लूजन हो जाएगी, वो सब्सिडरी ग्रुप अकाउंट में ऐड हो जाएगी। जिस डेट से वो कंट्रोल लॉस्ट हो जाएगा तब वो एक्सक्लूड हो जाएगी। तो ये इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का क्राइटेरिया कंट्रोल पे बेस करता है। लास्ट वन इज़ डिस्क्लोजर, वो तमाम इंफॉर्मेशन जो रेलिवेंट है वो यूज़र्स को डिस्क्लोज़ की जाएंगी। इसके ऊपर थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन है, बट मैं आपको नोट्स शेयर कर दूंगा, देखिएगा कि डिस्क्लोजर के ऊपर IAS 27 ने क्या क्या जो है वो अपनी गाइडलाइंस वो प्रोवाइड की हैं। तो बेटा ये हमारा सेकंड आज का ऑब्जेक्टिव था, थर्ड ऑब्जेक्टिव था। हमारा आज का ऑब्जेक्टिव सेकंड था। अब हम बात करेंगे इसके बाद थर्ड ऑब्जेक्टिव की। तो दो ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने अचीव कर लिए हैं। पहला जो ऑब्जेक्टिव था दैट वाज रेलिवेंट टू ग्रुप अकाउंट्स, एंड द सेकंड ऑब्जेक्टिव वाज IAS 27 कंसोलिडेटेड एंड सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हम मूव करेंगे अपने थर्ड ऑब्जेक्टिव की तरफ। Okay, the third objective of today's lecture is content of group accounts and group structure। इस पे हम स्पेसिफिकली जो ग्रुप है उसके स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। तो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ इंट्रोडक्शन से। IAS requires to prepare a separate set of group accounts, consolidated accounts, and third one is also you need to report the non-controlling interest। अब सेपरेट सेट ऑफ ग्रुप अकाउंट्स, इसका भी आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो सेपरेट होती हैं। कंसोलिडेशन पे भी हम लोगों ने बात कर ली है। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट किसको कहते हैं? लेट्स सपोज मेरी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है, 100% उसके शेयर खरीद लिए हैं, तो वो फुली ओन्ड सब्सिडरी मेरी बन गई है। उसमें नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, सारे का सारा कंट्रोल मेरा है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर इंस्टेंस कि मेरी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है और वो उसके 80% शेयर खरीद लिए हैं। अब 80% वो कंपनी तो मेरी है, मेरे पास उसका कंट्रोल आ गया 80%, वोटिंग राइट्स भी 80% मौजूद हैं। 20% मेरा, मैं उसको ओन नहीं कर रहा। तो वो जो 20% है दैट इज़ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो इसको जब ग्रुप अकाउंट्स बनाए जाते हैं उसके अंदर इक्विटी पोर्शन को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक वो जो कंसोलिडेटेड इक्विटी है और एक नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जो पेरेंट की, जिसके ऊपर पेरेंट का राइट नहीं होता। तो इट मीन्स कि जब एक पेरेंट कंपनी किसी सब्सिडरी में 100% से कम इन्वेस्टमेंट करे, मोर देन 50%, तो जितनी इन्वेस्टमेंट होती है उतना तो राइट मौजूद होता है पेरेंट कंपनी का सब्सिडरी के ऊपर। लेकिन जितनी परसेंटेज आपके पास ओनरशिप नहीं होती दैट इज़ कॉल्ड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर रहे। नो डाउट parent is not controlling it, parent has no right in this percentage। लेकिन जब ग्रुप अकाउंट बनते हैं तो इक्विटी पोर्शन पे उस पूरे के पूरे ग्रुप का इक्विटी को रिपोर्ट किया जाता है, जिसमें दो पोर्शन बना दिए जाते हैं। एक जो पेरेंट का पोर्शन है और दूसरा जो पेरेंट का नहीं है, जिसको दूसरे अल्फाज में हम नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी कह सकते हैं। ओके, अब हम ग्रुप स्ट्रक्चर की बात करेंगे। बेटा ग्रुप स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल भी हो सकता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। सिंपल को हम कह सकते हैं दिस इज़ अ डायरेक्ट इंटरेस्ट। मगर मैं डायरेक्टली किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। फॉर इंस्टेंस जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें एक पेरेंट है, पेरेंट ने एक 100% इन्वेस्टमेंट की हुई है सब्सिडरी 1 में, 80% इन्वेस्टमेंट की हुई है सब्सिडरी 2 में,
75% इन्वेस्टमेंट है सब्सिडरी 3 में एंड 90% इन्वेस्टमेंट है सब्सिडरी 4 में। आप देख सकते हैं कि सारी इन्वेस्टमेंट 50% से ज़्यादा है। और अभी हमने डिफ़ाइन किया था कि जब इन्वेस्टमेंट लेवल 50% से ज़्यादा हो तो वो आपकी सब्सिडरी बन जाती है, आपके पास कंट्रोल आ जाता है। अब जो इस डायग्राम में S1 है सब्सिडरी 1, इट इज़ फुली कंट्रोल्ड और फुली ओन्ड सब्सिडरी, बाकी तीनों पार्शियली ओन्ड सब्सिडरी हैं। अब डायरेक्ट इंटरेस्ट क्या है कि पेरेंट ने इनके ऊपर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की हुई है। और ये एक सारा ग्रुप स्ट्रक्चर है जिसमें 5 एक पेरेंट और 4 सब्सिडरीज है। अब दिस इज एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या डायरेक्ट इंटरेस्ट। इसके अलावा ग्रुप स्ट्रक्चर जो है वो इनडायरेक्ट होल्डिंग या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट के साथ भी बन जाता है। लाइक इन दिस एग्जांपल यू कैन सी पेरेंट ने सब्सिडरी एस जो है उसमें इन्वेस्टमेंट की 51%। अब वो सब्सिडरी ऑलरेडी किसी और कंपनी को ओन कर रही थी, तो अल्टीमेटली पेरेंट जो है वो इसकी भी एस की भी ओनर बन गई। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पेरेंट की सब्सिडरी में थी, बल्कि आप डायग्राम में जैसा कि देख सकते हैं कि पेरेंट की मोर देन 50% डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एस के अंदर थी, लेकिन उस सब्सिडरी की आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट थी। तो डेफिनेटली इस इन्वेस्टमेंट में इसकी ओनरशिप भी मौजूद है, पेरेंट की भी, क्योंकि वो ऑलरेडी मोर देन 50% इस एस को ओन कर रही है। और जो एस आगे से ओन करेगी उसका आगे से 50% जो है वो पेरेंट का होगा। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट होल्डिंग और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट, और ये भी एक ग्रुप स्ट्रक्चर है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसकी वर्किंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसके न्यूमेरिकल जो एस्पेक्ट्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। एनीहो, तो ग्रुप जो है या ग्रुप स्ट्रक्चर जो है वो 2 तरीके से बन सकता है। नंबर 1 डायरेक्ट इंटरेस्ट और नंबर 2 इनडायरेक्ट होल्डिंग। ओके, दैट वाज ऑल अबाउट ग्रुप स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर हमने बात कर ली है। 3 अभी तक हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं अचीव हो चुके हैं। नंबर 1 ग्रुप अकाउंट्स होते क्या हैं, उनको हमने डिटेल में देखा। नंबर 2 IAS 27 कंसोलिडेटेड एंड फाइनेंशियल सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे बात की, ठीक है। नंबर 3 जो है वो कंटेंट ऑफ ग्रुप अकाउंट या हमने ग्रुप स्ट्रक्चर के ऊपर बात की। अब जो ये हमारा चौथा ऑब्जेक्टिव और आखिरी ऑब्जेक्टिव है, दैट इज़ अबाउट ग्रुप अकाउंट्स द रिलेटेड पार्टीज़ इश्यूज़। बेटा पहले नंबर पे समझने की ज़रूरत ये है कि रिलेटेड पार्टीज़ इश्यूज़ क्या हैं, वो आपको पहले इस बुलेट में इसका आंसर मिल जाएगा। पेरेंट्स कंपनीज एंड सब्सिडरीज आर रिलेटेड पार्टीज़ एज पर IAS 24। पेरेंट और सब्सिडरी, देखें इन दोनों के रिलेशनशिप से ही ग्रुप बनता है ना, तो दीज आर रिलेटेड पार्टीज़। तो एक पेरेंट है और दूसरी सब्सिडरी। याद रहे कि ये दोनों एक दूसरे को अपने रिलेशनशिप की वजह से एक्सप्लॉइट भी कर सकती हैं। बियर इन माइंड दैट दिस रिलेशनशिप कैन बी एक्सप्लॉइटेड। अब ये एक्सप्लॉइट कैसे होती हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ये हमारा चौथा ऑब्जेक्टिव है। IAS 24 draws attention to the significance of related party relationships and transactions, that transaction between the parties may not be at arm's length and that users of the accounts must be made aware of this as it may affect their view of financial statement। अब ये जो ट्रांजैक्शंस हैं जो आपस में करते हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के व्यू को इफ़ेक्ट कर सकती हैं, ये उनके यूज़र्स के डिसीजंस को इफेक्ट कर सकती हैं। जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है पेरेंट और सब्सिडरीज की, इसकी एग्जांपल जो है वो 1 बाय 1 हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ओके, दीज आर द एग्जांपल्स इंडिविजुअल कंपनी अकाउंट्स के, किस तरह इंडिविजुअल कंपनी अकाउंट्स जो हैं वो रिलेटेड पार्टीज़ जो पेरेंट और सब्सिडरी हैं इनकी ट्रांजेक्शन से ये अकाउंट्स इफेक्ट होते हैं। नंबर 1 इज़ the subsidiary sells goods to parent
एट एन आर्टिफिशियली लो प्राइस, सब्सिडरी जो है वो बहुत ज़्यादा कम कीमत पे चीज़ें बेचना शुरू कर देती है पेरेंट को। अब इसके पीछे पर्पस क्या हो सकता है? जस्ट टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ पेरेंट, पेरेंट की प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। देखिए उसे सस्ती चीज़ें मिलेंगी, उसको वो अपने रेट पे बेचेंगे तो प्रॉफिट ही ज़्यादा जनरेट होगा, लेकिन वो किसके ऊपर होगा? एट द एक्सपेंस और एट द कॉस्ट ऑफ सब्सिडरी, और या कह सकते हैं एट द कॉस्ट ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, वो जो पेरेंट कंट्रोल ही नहीं कर रही। मिसाल के तौर पे मैंने 60% इन्वेस्ट किया हुआ है सब्सिडरी के ऊपर, कंट्रोल तो है मेरा 60%, लेकिन 40% पे मेरा कंट्रोल नहीं है, उसके ऊपर दूसरे शेयर होल्डर का कंट्रोल है। लेकिन अब अगर वो सब्सिडरी मेरी कंपनी को बहुत सस्ती चीज़ें बेचना शुरू कर देती है, मेरी पेरेंट जो कंपनी है, तो मैं बेनिफिट इंजॉय कर रहा हूँ एट द कॉस्ट ऑफ माई 60% इंटरेस्ट, प्लस वो जो 40% है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि कंपनी तो वो एज ए होल उसकी प्रॉफिटेबिलिटी सब्सिडरी की डिक्रीज होगी ना, जो सस्ती चीज़ें दे रही हैं या फिर आर्टिफिशियली प्राइस कम करके दे रही हैं, और एक्सट्रीम केसेस पे बिलो कॉस्ट भी कह सकते हैं। ओके, दिस इंक्रीजेज द पेरेंट कंपनी प्रॉफिट वाइल रिड्यूसिंग द प्रॉफिट इन सब्सिडरी, thus increasing profit available for distribution to parent company shareholder at the expense of non-controlling interest। एक तो ये रीज़न है कि सब्सिडरी सस्ती चीज़ें बेचना शुरू कर दें पेरेंट को। सेकंड रीज़न, द पेरेंट सेल्स गुड्स टू सब्सिडरी एट एन आर्टिफिशियली हाई प्राइस। अब पेरेंट उनको हाई प्राइस पे चीज़ें बेचना शुरू हो गई है सब्सिडरी को, उससे अनफेयर एडवांटेज ले रही है, बेनिफिट ले रही है। दिस हैज़ द सेम रिजल्ट एज अबव। तो वही होगा कि आप ज़रूरत से महंगी चीज़ें बेच रहे हैं तो आपकी फिर भी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी पेरेंट की, और किसको नुकसान होगा? सब्सिडरी को। और वो नुकसान आप किसकी बेस पे अपना बेनिफिट ले रहे हो? स्पेसिफिकली उस नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की जो जिसके ऊपर आपका राइट नहीं है। थर्ड वन, the subsidiary makes a loan to the parent at an artificially low rates of interest, or the parent makes a loan to the subsidiary at an artificially high rate of interest. The loan will be cancelled on consolidation, but the interest payments will transfer profits from the subsidiary to the payment। अब देखिए सब्सिडरी जो है वो सस्ता कर्जा दे देती है पेरेंट को, या पेरेंट महंगे इंटरेस्ट रेट पे कर्जा दे देती है सब्सिडरी को। तो किसी एक कंपनी दूसरे के बेनिफिट पे, पेरेंट जो है वो सब्सिडरी के सब्सिडरी पे अपना उसकी कॉस्ट के ऊपर अपना बेनिफिट एंजॉय कर रही है। तो दिस इज़ अ अनफेयर गेम। तो ये जो इनकी आपस में ट्रांजैक्शन है इसमें इन चीज़ों को देखना पड़ता है। अच्छा, इसके अलावा द पेरेंट कैन सेल एन एसेट्स टू द subsidiary at an amount in excess of its carrying amount. This again serves to transfer profit to the parent। अब एक एसेट है वो अपनी मार्केट वैल्यू से ज़्यादा या कैरिंग अमाउंट से कहीं ज़्यादा प्रॉफिट पे फिक्स एसेट जो है वो पेरेंट सब्सिडरी को बेच दे और सब्सिडरी उसको ख़रीद ले, तो उससे भी ये बेनिफिट तो आ रहा है, लेकिन ये बेनिफिट किसकी बेस पे आ रहा है? सब्सिडरी की कॉस्ट के ऊपर। और इसके पीछे एक ही ऑब्जेक्टिव, जितने भी पेरेंट सब्सिडरी की बेस पे बेनिफिट ले रही है उसके पीछे ऑब्जेक्टिव यही है कि पेरेंट कंपनी अपने इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इम्प्रूव करना चाह रही है एट द एक्सपेंस ऑफ सब्सिडरीज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ओके, the transactions above seek to improve the individual parent company account at the expense of individual subsidiary accounts. Dividends are paid to shareholder on the basis of these individual company financial statements, not the consolidated financial statement। तो बेटा डिविडेंड्स तो अपने अपने पे करने हैं ना, तो इसका पर्पज़ यही था कि ज़्यादा डिविडेंड पे करने के लिए अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ज़्यादा सेटिस्फाई करने के लिए इस तरह की जो है वो अनफेयर गेम भी कंपनीज जो है वो खेलती हैं। एंड द टाइटनिंग अप ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्सक्लूडिंग अ सब्सिडरी फ्रॉम द कंसोलिडेशन अंडर IAS 27 हैव
reduce the opportunities for improving the appearance of consolidated financial statement। तो जितनी ज़्यादा ये स्ट्रिक्टनेस स्टैंडर्ड ने लगा दी है उतने इसके जो है वो चांसेस एक सब्सिडरी को ग्रुप अकाउंट से निकालने के कम हो गए हैं। तो दीज आर द कॉम्प्लेक्सिटीज व्हेन सब्सिडरी और पेरेंट कंपनी मेक अ ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे इन चीज़ों को जो है वो ये उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं और ये स्टैंडर्ड ने इनको इनको स्पेसिफिकली कोट किया हुआ है। एनी हो, ओके, देर आर अदर इश्यूज लाइक डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरीज। बेटा इसको आपने देखना है, मैंने नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे उसके अंदर से क्वेश्चन पूछूंगा और आप लोगों ने इसको डिटेल से में स्टडी कर लेना है। इफ़ेक्ट ऑन ट्रेडिंग। बेटा इस इन्वेस्टमेंट का जो पेरेंट सब्सिडरी पे करती है उसके ट्रेडिंग पे भी इफ़ेक्ट आ सकता है, इसको भी देखना होता है। फॉर इंस्टेंस मेरी पेरेंट कंपनी किसी सब्सिडरी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करती है और उस सब्सिडरी का जो इम्पोर्टेंट कस्टमर है वो मेरा कंपेटिटर है। तो जब मैं उस कंपनी को ख़रीद लूँगा तो वो हो सकता है कि वो जो कंपेटिटर मेरा पेरेंट का कंपेटिटर है वो सब्सिडरी के साथ ट्रेडिंग करना बंद कर दे। अनदर इशू में अराइज कि जिस सब्सिडरी पे मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ एज ए पेरेंट वो मेरा ही इम्पोर्टेंट कंपेटिटर है। तो फिर जब मैं उस पर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो माइट भी सब्सिडरी को फिर उन मार्केट्स में अपना बिजनेस जो है वो शट डाउन करना पड़े, उन मार्केट्स में जहाँ जहाँ हमारा कंपटीशन मौजूद है। तो एनी हाउ इस इन्वेस्टमेंट का या ग्रुप अकाउंट्स का ट्रेडिंग पे भी इफ़ेक्ट आ सकता है, तो इसको भी कंसिडर करना पड़ता है। तो ओके, दिस वाज ऑल अबाउट द IAS 27 कंसोलिडेशन एंड नाउ आई विल समराइज द होल लेक्चर। और अब हम देखेंगे कि हमारे सामने वो मेन पॉइंट्स जिनके ऊपर आज हमने बात की उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, दिस इज़ अ समरी ऑफ द लेक्चर। Many large businesses consist of several companies controlled by one central or administrative company. Together, these companies are called a group. The controlling company, called the parent or holding company, will own some or all the shares in the other companies called subsidiaries. तो बेसिकली ये ग्रुप अकाउंट की या ग्रुप की डेफिनेशन थी जिसमें सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी को भी डिफाइन किया हुआ है। IAS 27 रिक्वायर्स IAS 27 requires a parent to present consolidated financial statements। इस पे भी हमने बात कर ली थी। It is important to distinguish between the parent company individual accounts and the group accounts। It is very much important। Parent companies and subsidiaries are related parties as per IAS 24। Bear in mind that this relationship can be exploited, and how it is exploited we have generated a great discussion on it. So this was all about from my side. Now we have some self test questions. Okay, now honestly read these questions. I will give you 2 to 3 minutes. Just read them, and if you are able to answer all of these, or if you can easily answer more than 5 questions, then I can say that you have now able to talk, or now you have learned the IAS 27। तो इनको रीड करें, बल्कि मैं आपको उसको रीड कर देता हूँ। डिफाइन अ सब्सिडरी। When can control be assumed? What accounting treatment does IAS 27 require for a parent company? When is a parent exempted from preparing consolidated financial statements? Under which circumstances should subsidiary undertakings be excluded from the consolidation?
हाउ शुड एन इन्वेस्टमेंट इन अ सब्सिडरी बी अकाउंटेड फॉर इन द सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द पेरेंट? व्हाट इज़ अ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट? अब ये आप लोगों ने असेसमेंट करनी है कि इनमें से कितने क्वेश्चंस का आंसर आप लोग दे पाते हैं। अगर आप 5 से ज़्यादा आंसर इसमें जो है आपको आते हैं, इट मीन्स यू हैव thoroughly learned this lecture. And if you are not able to answer these questions, just go back and review all these lectures or you review all these slides. इसके अलावा बेटा आप लोगों को कोई भी कुछ पूछना हो क्वेश्चन, आप लोग मेरे ईमेल एड्रेस में, व्हाट्सएप ग्रुप में या ईमेल कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपने क्वेश्चन जो है वो लीव कर सकते हैं, या ये जो यूट्यूब चैनल है इसके कमेंट सेक्शन में जाके भी आप अपने क्वेश्चन जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।